नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की, जहां पर ब्लॉक प्रमुख की उम्मीदवार के साथ गुंडागर्दी, यूपी की राजनीति इसको लेकर गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और यूपी की कानून व्यवस्था पर हमलों की बौछार कर दी है। अखिलेश यादव ने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लखीमपुर खीरी की सड़क पर गुंडागर्दी ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। ये महिला ब्लॉक प्रमुख के पद का चुनाव लड़ने आई थी, लेकिन चंद लोगों ने इस महिला की राह रोक ली। उम्मीदवार और प्रस्तावक दोनों के साथ जमकर ज्यादती की गई। जरा देखिए, पर्चा भरने जाती इस महिला को पुरुषों ने कैसे जबरन रोकने की कोशिश की। बांह पकड़कर बाहुबल का प्रदर्शन किया। इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि ये सलूक एक महिला के साथ हो रहा है। ये महिला पर्चा भरने गई थी, लेकिन यहाँ खड़े ये गुंडे नहीं चाहते थे कि महिला पर्चा भरे। महिला को रोका गया, ज्यादती की गई, यहाँ तक कि कपड़े फाड़ दिए गए। पर्चा भरने गए हुए थे, तभी मेरा पर्चा फाड़ दिया गया और झगड़ा हुआ। मेरी बैग छीन ली, उसमें मेरे पैसे थे और जेवर था। बोले कि पर्चा फाड़ के फेंक दिया और मेरी साड़ी खींची, ब्लाउज फाड़ दिया। ताज्जुब की बात ये रही कि जिस वक्त एक महिला उम्मीदवार को जबरन पर्चा भरने से रोका जा रहा था, उस वक्त वहाँ पुलिस और सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर इस जबरदस्ती को रोकने की कोशिश तक नहीं की। और बहुत बदतमीजी की सर, बहुत पुलिस खड़ी रही पर मेरे साथ कुछ नहीं किया। कोई भी, इतनी पुलिस थी, किसी ने नहीं बोला कि ये महिला के ऊपर क्या हादसा हो रहा है। ये महिला और उसकी प्रस्तावक दोनों समाजवादी पार्टी की हैं। इन महिलाओं ने लखनऊ जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात की। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में हिंसा की खबरें आई। कानून व्यवस्था का सरासर मजाक उड़ा। आज तक ब्यूरो। खबर लखीमपुर की है और जरा तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए वहां पर हुआ क्या। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, पर्चा भरने के लिए महिला जा रही थी। किस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी हुई, मामला लगातार गर्माता जा रहा है, सियासी रंग लेता जा रहा है। सुबह महिला अपने पति और बच्चे के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंची। देखिए महिला वहां पर जा रही है और किस तरीके से उसकी साड़ी खींची जा रही है, उसके साथ बदसलूकी हो रही है। आसपास किस तरीके से खड़े लोग उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। पर्चा भरने के लिए महिला जा रही थी, लेकिन किस तरीके से जोर जबरदस्ती हुई, ये वो मामला है। प्रस्तावक पर भी हमला हुआ। लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए, महिला के सम्मान की बात कही। महिला ने आरोप ये भी लगाया है कि उसका पर्स भी छीन लिया गया, उसमें पैसे थे। अखिलेश यादव ने इसका जिक्र भी किया कि अब प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई करता है तो महिला के साथ जो बदसलूकी हुई है एक बात, और दूसरा उसके जो पैसे छीने गए वो भी वापस होने चाहिए। महिला के सम्मान की बात है। तमाम आरोप अखिलेश यादव लगातार लगा रहे हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बातें कही। लखीमपुर खीरी, जहां पर महिला के साथ बदसलूकी हुई, ये तस्वीरें वायरल हुई। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट भी किया। लगातार वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी सख्ते में। आरोप पुलिस पर भी लग रहे हैं कि मूक दर्शक बनी पुलिस वहां पर देखती रही, किसी ने रोकने की कोशिश तक नहीं की। तो ब्लॉक प्रमुख चुनावों में पर्चा दाखिल करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उस बीच हिंसा। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर तमाम आरोप लगाए हैं। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने आरोप भी लगाया और योगी सरकार पर तीखे सवाल भी किए। उत्तर प्रदेश में बीडीसी के चुनाव में व्यापक हिंसा देखने को मिली है। जगह जगह मतपत्रों की लूट हुई है, छीने गए हैं, यहां तक कि महिलाओं के साथ बदतमीजी भी हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है। ज्यादातर जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ अखिलेश यादव हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आज तक में स्वागत है। ये बताइए कि आपने कल देखा और लखीमपुर खीरी में एक महिला के साथ भी दुर्व्यवहार
साफ साफ कैमरे पर दिखाई दिया। आप किस तरीके से इन चीजों को देख? हाल ही के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, मुख्यमंत्री जी के स्तर पर ये रणनीति बनी कि हम सदस्य तो हार सकते हैं, बीडीसी तो हार सकते हैं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं हारेंगे, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं हारेंगे। ये रणनीति मुख्यमंत्री जी के इशारे पर बनी और मुख्यमंत्री जी ने खुद बनाई। और इसलिए बनाई क्योंकि जनता ने जब चुनाव उन्हें हरा दिया, अपना परसेप्शन कैसे बने देश में और दुनिया में कि ब्लॉक प्रमुख सबसे ज्यादा उनके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष उनके हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री जी के इशारे पर पूरी की पूरी खुली छूट गुंडों को दी गई। और उसी का परिणाम यह है कि जगह जगह पर पर्चे छीने गए, लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया, सड़कों पर संघर्ष हुआ, गोली चली, एक बहन को अपमानित होना पड़ा। उत्तर प्रदेश के जो स्पीकर रहे 2 बार, उनको अपमानित होना पड़ा, विधायक, पूर्व विधायक, उन सबको अपमानित होना पड़ा। ये अगर किसी की जिम्मेदारी है, अगर किसी के इशारे पर हुआ है ये गुंडई, तो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर हो। लेकिन आज अगर आप ट्वीट देखें तो मायावती ने जो ट्वीट किया है उसमें वो आप पर ज्यादा हमलावर हैं इसी इशू को लेकर। देखिए, मैं किसी का ट्वीट उसका नहीं ट्वीट देखता हूं जो खुद ट्वीट ना करता हो। और ट्वीट पे क्या लिखा जा रहा है ये हो सकता है उनके विचार हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उनका हमेशा सम्मान करती रही और हम आगे भी सम्मान करेगी। सवाल और लड़ाई भारतीय जनता पार्टी है। दोषी कौन है? डीएमएसपी किसके इशारे पे काम कर रहे थे? डीएमएसपी ने मोबाइल किसके इशारे पे बंद किए हुए थे? आखिरकार उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का किसकी जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदार है तो मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग हैं। और ये जनता देख रही है। अगर बहन के साथ अपमान हुआ है, बहन की साड़ी खींची गई है, उसका सामान छीन लिया गया, उसकी ज्वेलरी छीन ली गई, अगर उसके पर्स में जो पैसे रखे थे वो छीन लिए गए, तो क्या उत्तर प्रदेश की माएं बहनें नहीं देख रही? समय आएगा तो इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकी हुई उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें। अखिलेश जी, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमें इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ये कहा कि ये कहने को तो आज समाजवादी पार्टी ने ज्यादा सीटें जीती हैं, लेकिन ज्यादा सीटें हम लोगों ने जीती हैं, हमारे लोग जीत करके आए थे, हमारे बागी लोग थे जो कि जीते थे और 1200 से ज्यादा हमारे सदस्य चुन करके आए। अगर मुख्यमंत्री योगी होकर के झूठ बोले तो आप क्या कल्पना करेंगे? आप सदस्य किसी के जीते हो नहीं जीते हो, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है पूरे देश ने देख लिया। आप झूठ बोल सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सदस्य किस पार्टी के जीते हैं वो सब जानते हैं। हर जिले में पता है आपको। जिस समय सूची जारी की गई थी चुनाव में, जिस समय टीवी चैनल अखबार जो सूची जारी कर रहे थे वो यही जारी कर रहे थे कि सबसे ज्यादा सदस्य और बीडीसी अगर किसी दल के जीते हैं और प्रधान अगर किसी दल के जीते हैं तो वो समाजवादी पार्टी के जीते हैं। अब मैं थोड़ा पॉलिटिकल सवाल लेता हूं आपसे। ये बताइए कि ओवैसी घूम रहे हैं, जगह जगह आ रहे हैं, उनका भागीदारी मोर्चा बना हुआ है, किस तरीके से आप इसको चैलेंज को देखते हैं? क्योंकि उनके तरफ से कहीं ना कहीं उस भागीदारी मोर्चे की तरफ से इशारा है कि अखिलेश यादव के साथ वो जा सकते हैं अगर ऐसा हो तो। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर किसान, गरीब, नौजवान, व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। इनसे सवाल यह है कि क्या किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला? वो जो इन्वेस्टमेंट मीट्स थी क्या वो फर्जी थी? जो इन्वेस्टमेंट के बहाने रोजगार और नौकरी के सपने दिखाए थे वो सब खराब थे? इसी प्रदेश में प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन क्या कराया गया कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी गई, रोजगार दे दिया गया। इतने बड़े झूठ बोलने वाली सरकार को हटाने के लिए अगर किसी भी छोटे दल का सहयोग लेना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी सहयोग लेगी। सभी छोटे दलों को लाने को एक साथ समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी। इसमें ये सब दल भी हो सकते हैं। सभी दल जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं उन सबको साथ लेगी समाजवादी पार्टी। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर इसको एक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश आपको दिखाई देती है? जिस तरीके से ओवैसी ने कहा था कि मैं योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा इंशाअल्लाह, और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं देगी। ये जनता का चुनाव होने जा रहा है। लीडर्स क्या कह रहे हैं वो सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता
भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। और बता दें कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कल ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। नामांकन के दौरान 15 से ज्यादा जिलों में गोली चलने, बम चलने, मारपीट होने, अपहरण की कोशिश, विरोध के नामांकन पर्चे को छीनने, पत्रकारों पर हमले की तमाम घटनाएं सामने आई हैं। आरोप यह है कि पुलिस ज्यादातर जगहों पर मूक दर्शक ही बनी रही। किया जा रहा है। जबरदस्ती करी तो गोलियां चल रही हैं, देसी बम फूट रहे हैं, पुलिस लाठियां फटकार रही है, पुलिस जान बचाकर भाग भी रही है। ये उत्तर प्रदेश का सीतापुर है, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान कल हिंसा का जमकर तांडव हुआ। बताया जाता है कि सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक में यह हिंसा सत्ता पक्ष के प्रत्याशी गुड्डी देवी और निर्दलीय चुनाव लड़ रही मुन्नी देवी के समर्थकों के बीच हुई। निर्दलीय प्रत्याशी के 3 समर्थक इस झड़प में जख्मी हुए हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा के तांडव की कई जिलों से तस्वीरें सामने आई हैं। एटा के मारहरा ब्लॉक की ये तस्वीर देखिए। सैकड़ों की संख्या में मौजूद भीड़ यहां पथराव करती नजर आ रही है। और पूरे मामले को लेकर हमारे साथ इस वक्त डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद है। दिनेश जी, सबसे पहले तो जिस तरह की हिंसा हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे, और दूसरी बात जो लखीमपुर वाली घटना है उसको लेकर क्या एक्शन हो रहा है? नहीं, देखिए, चुनाव में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हिंसा का सहारा लेते हैं, और बीजेपी के बारे में आप हमेशा से परिचित हैं कि बीजेपी ने कभी ना तो हिंसा का सहारा लिया है, ना अवैधानिक तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को उन्होंने संचालित किया है। कुछ लोग ऐसे रहे जिनका काम ही रहा है कि बूथों पर कब्जा करो और असंवैधानिक तरीके से चुनाव कराओ। लखीमपुर की घटना का जिसका आप उल्लेख कर रही हैं, दुखद है और निंदनीय है। कठोरतम कार्रवाई की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया है, और आप ये देखें कि जो वहाँ के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे, सीओ थे, इंस्पेक्टर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो निर्दलीय प्रत्याशी के जिसके समर्थक बताए जा रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, और कई की गिरफ्तारी भी हुई है। जो कठोर से कठोरतम कार्रवाई होगी वो ऐसे तत्वों के खिलाफ की जाएगी, और ये बिल्कुल सरकार का आप जिन तत्वों का जिक्र कर रहे हैं सर, आप जिन तत्वों का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही हिंसा फैलाना होता है। कौन वो लोग हैं? कौन वो लोग हैं जो इस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी कर रहे हैं? कौन वो लोग हैं जो इस तरीके से पर्चे फाड़ रहे हैं, जगह जगह पर पुलिस के साथ बदसलूकी हो रही है, और पुलिस भी तो मूक दर्शक बनी रही सर वहां पर। निश्चित रूप में विपक्ष के कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनका काम हमेशा हिंसा फैलाना रहा है, और वो हमेशा से हिंसा के द्वारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको बाधित करने का, उसको प्रभावित करने का काम करते आए हैं। बीजेपी कभी हिंसा में या इस प्रकार की जोर जबरदस्ती में ना तो विश्वास रखती थी, ना रखती है, ना भविष्य में रखेगी। हमें जनता का समर्थन हमेशा से प्राप्त रहा है। जब हम जीतते हैं तब तक विपक्ष कोई ना कोई बहाना लगा के सर सीधे तौर पर देखिए दिनेश जी, देखिए चुनाव सामने है। अखिलेश यादव ने आज तक से बात की, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप आप पर लगाया, डीएम आपके, पुलिस आपकी, पुलिस प्रशासन आपका, और इस बीच महिला के साथ बदसलूकी हो जाती है। कानून व्यवस्था को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री एक योगी है, वहां पर एक महिला के साथ इस तरह की हरकत हो जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ या किसी के भी साथ अत्याचार करने वाला या किसी प्रकार का अवैधानिक कृत्य करने वाला, किसी प्रकार का हिंसा करने वाला व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। ये संदेश सरकार ने दिया है। सीओ को और इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। जो निर्दलीय प्रत्याशी जिसके समर्थक ने इस प्रकार का कृत्य किया है, एक भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। जो कठोर से कठोरतम कार्रवाई होगी सरकार के द्वारा उसके विरुद्ध की जाएगी। सरकार ने हमेशा कहा है, हमारा कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या सरकार कभी भी किसी प्रकार की हिंसा को ना तो प्रश्रय देती है, ना ही किसी आपराधिक कृत्य को करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का काम करती है।
चुनाव में जबरन काबिज होने का जो लोग सपना देख रहे थे, उनका सपना टूट रहा है। सर यही सवाल है दिनेश जी, बिल्कुल यही सवाल है। ये सवाल है कि फिर हिंसा मुक्त चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आपके राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से अगर चल रही है तो ये तस्वीरें क्या हैं? प्रदेश में पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम रखने की सरकार हमेशा कोशिश करती रही है। एक दो जगह पर अगर इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं तो जो लोग जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। सर वो एक दो जगह नहीं थी, कल यही वक्त था और मुझे याद है कि हर एक जगह की कम से कम 6-7 जगह ऐसी जहां पर इस तरह की खबरें आई हैं, हाईवे तक पर लोग पहुंच गए और कई जगह पर तो सीधे सीधे टकराव हुआ है। नहीं देखिए, चुनाव में विपक्ष की स्थिति हार को देखते हुए उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं कुछ जगहों पर, और उन्होंने हिंसा का सहारा लिया है। कुछ ऐसे लोगों ने जिनका ना तो राजनीति से संबंध कभी होता है, केवल असामाजिक तत्वों के साथ उनका जुड़ाव रहता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। दिनेश जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आश्वासन दे रहे हैं महिला के साथ अगर बदसलूकी हुई है तो उस पर सरकार एक्शन लेगी। तो यूपी के सियासी मैदान में ताल ठोकने वाले ओवैसी की सजदा पर सियासत अब गर्म हो गई। उन्होंने बहराइच जाकर सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाई, लेकिन राजा सुहेलदेव के स्मारक की अनदेखी कर दी और उसी के साथ सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर भी मौजूद थे। अब बीजेपी ने सलार मसूद गाजी की दरगाह पर सजदा को लेकर हमला बोल दिया है। बीजेपी का सीधे आरोप है कि ओवैसी ने विदेशी आक्रमणकारी की दरगाह पर सजदा किया, जबकि हराने वाले राजा सुहेलदेव की अनदेखी कर दी, जबकि उनकी राजभर की पार्टी के साथ सांठगांठ है, गठबंधन है, जो सुहेलदेव को देवता तुल्य मानते हैं। बीजेपी ने इस पर हमला बोल दिया है। योगी के मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि यह राजा सुहेलदेव का सीधे सीधे अपमान है। पूरे राजभर समाज का अपमान है, पूरे देश को प्यार करने वालों का अपमान है, देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दिया उनका अपमान है। आप हमसे पूछना चाह रहे हैं सैयद सलार मसूद जो एक आक्रांता था, देश पर आक्रमण करने वाला था, जिसने लाखों हजारों हिंदुओं की गर्दन काटने का जिसके ऊपर आरोप था, देश पर आक्रमण करने का जिसके ऊपर आरोप था, ऐसे लोगों की मजार पर जाकर ये ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? तो हम लोगों ने अपने अधिकार के लिए, हक के लिए एक मोर्चा बनाया है। ये बात कही जा रही है ना, आपने देखा कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और बीजेपी समझौता करके सरकार बनाते हैं। मत चले। ये सिर्फ दो पर्सनालिटीज का मुकाबला ही नहीं है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी उन बेवाओं की तरफ से योगी आदित्यनाथ को हराना चाहेगा जिनके हस्बैंड को सरकार ने कोविड के दौरान कोई मदद नहीं की। लाखों की तादाद में हमारी बहनें बेवा हो चुकी हैं, लाखों की तादाद में बच्चे यतीम हो चुके हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोविड के सेकेंड वेव में ना उनको ऑक्सीजन पहुंचा सकी, ना दवा पहुंचा सकी। और मीडिया ने दिखाया, देश ने देखा कि गंगा के ऊपर लाशें बह रही हैं, नदी के किनारे कुत्ते उन लाशों को खा रहे हैं, और मरने वाले बहने वाली लाशें किसी के भाई, किसी का बाप, किसी की बहन थी। मैंने कहा कि ये मुंगेरी लाल के सपने कुछ चंद लोग देख रहे हैं राजनीति में। सपने देखना अच्छी बात है, मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखना चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की जहां तक बात की जाए तो पहले तेलंगाना बचाएं जाकर, क्योंकि जिस तरह से आदरणीय योगी जी दहाड़ कर आए हैं हैदराबाद में, उनकी दहाड़ की धमक उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। और यहां पर अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर को लेकर परिसीमन कमीशन ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी मौजूद थे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने साफ किया है कि जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। This visit of the commission was to ascertain the ground realities of the union territory. As I told you that it is not a tabletop exercise, it is not a mathematical exercise. It was to know the genuine concerns of the public. It was to know the genuine difficulties faced by the public and in the delimitation process, because this delimitation is being done after almost 26 years.